प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल अचलच पर स्वागत है। जीडी की मॉडल पेपर में हम लोग 8 मॉडल पेपर कर चुके हैं। ये आज का सेट का 9वां मॉडल पेपर है। टाइम बहुत ना लेते हुए आपका सीधे सवाल पर आते हैं। बातें बहुत सारी इससे पहले सेटों में हो चुकी हैं। तो अब आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये आपके सामने आपके बोर्ड पर बोल्ड अक्षरों में पहला सवाल है। ठीक से पढ़िए, आंसर कीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं, कहिए तो हट जाया करूं, आपको समय मिल जाया करे और आप इस सेट थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से देख लिया कीजिए ताकि उत्तर देने में आप सक्षम हो। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, दिख रहा है। देखिए, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किया जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या है? प्रकाश के मूल एसआई मात्रक क्या है? तो ये क्या होगा? कैंडिला। क्या होगा उसका एसआई मात्रक? कैंडिला। कैंडिला क्या है? तो कैंडिला एक तीव्रता है जो प्रकाश में दी गई। कैंडिला क्या है? तीव्रता है जो प्रकाश के साथ दी गई तीव्रता को क्या करता है? ये मापता है। सही उत्तर क्या है इसका? कैंडिला। आइए अगला कह रहा है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूएसबी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अगर आपसे एक बार यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। कह रहा स्टोरेज डिवाइस गलत है, प्रोसेसर गलत है, पोर्ट टाइम, जी हाँ, डाटा को पोर्ट करने के लिए यूएसबी का क्या करते हैं? प्रयोग। और कभी कभी यूएसबी का प्रयोग जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए भी डिवाइस में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? पोर्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा क्षारक लाल लिटमस पात्र को कर देता है। कह रहा किसके कारण क्षारक लाल लिटमस पात्र को कर देता है? मुझे सही सवाल ये होना चाहिए था कि ये सवाल को अगर आप देखेंगे, कह रहा है क्षारक लाल लिटमस पात्र को कर देता है। क्या कर देता है? बैगनी, गुलाबी, नीला या पीला? बैगनी, गुलाबी, नीला या पीला, ये आपको बताना है। तो ये क्षार लिटमस क्या कर देता है? पार्ट को ये नीला कर देता है। क्या कर देता है बेटा? नीला कर देता है। याद रखना ये कैसा कर देता है? नीला। ये विलयन में क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे कहे ये विलयन में क्या जानकारी के लिए किया जाता है, ध्यान सुनिएगा बेटा। ये विलयन में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय एवं क्षारीय परीक्षण के लिए। किसके लिए? अम्लीय ये किसके लिए? अम्लीय एवं क्षारीय परीक्षण। अम्लीय और क्षारीय परीक्षण, ये अम्लीय और क्षारीय परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? लाल लिटमस का। विलयन क्या कर देता है? विलयन को वो नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सवाल देखते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका? तो बच्चे कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन है ये? न्यायपालिका। कौन है ये? न्यायपालिका। अब अगर बात करें भारत की न्यायपालिका की, तो आप अपने एग्जाम की याद लिए लिखिएगा, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है बेटा। कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। लेकिन कितनी स्तरीय न्यायपालिका है? 3। याद रखना, ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, नीचे बैठा है हाई कोर्ट और इसके नीचे बैठा है अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से याद रखना बच्चे अनुच्छेद 124 और ये याद रखना अनुच्छेद 214 और ये याद रखना अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 ये हमारी न्यायपालिका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे आप? सुप्रीम
कोर्ट, और अनुच्छेद 216 के तहत कहाँ जाएंगे आप? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रीट के पास, रीट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है। इससे प्रीवियस वाले जो सेट हुआ था उसमें ये ऐसे कुछ सवाल था और उसमें मैंने व्याख्या किया था। इसमें कितने प्रकार के रीट है? 5 प्रकार के रीट है। लेकिन इसमें केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने का अधिकार है। इसमें मौलिक अधिकार, साथ में बच्चे विधिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार के लिए भी रीट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 216 में। ठीक है, सही जवाब क्या उसका क्वेश्चन का? न्यायपालिका होगा। अगले सवाल पर आते हैं। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक में, अश्विन में, फागुन में या चैत में? कार्तिक में, अश्विन में, फागुन में या चैत में? ये आपको बताना है। पट से उत्तर बताइए बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर बताइए आप। तो किस माह में? चैत माह में। किस माह में? चैत माह में। यही हमारे पंचांग के आधार पर क्या है? नववर्ष है। यही हमारा क्या है? नववर्ष है। जब आप मनाते हैं क्या? अप्रैल महीने में मूर्ख डे, जब आप 1 अप्रैल को मनाते हैं मूर्ख डे, तब यह भारत का क्या होता है? नववर्ष होता है। तब ये भारत का क्या होता है? नववर्ष होता है। तो चैत माह में मनाया जाता है इसे। चैत माह में, किस माह में? चैत माह में बेटा ये मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछे तो हिंदू देवी पार्वती का गौड़ रूप है ये क्या है? ये जो गौड़ है, ये हिंदू देवी, पार्वती, ये हिंदू देवी पार्वती का गौड़ रूप है। क्या है ये? का गौड़ रूप के रूप में इसको चैत माह में क्या किया जाता है? माना जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान के महिलाओं द्वारा। आपके जीडी में एक टॉपिक दिया हुआ है, त्योहार, पर्व, उत्सव और मेला। ये वहीं से सवाल है। आगे कह रहा, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसके? ये सवाल थोड़ा गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, यहाँ का होना चाहिए था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को? तो किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर आपसे कहे अनुच्छेद 93 से लेकर 95 के बीच इसमें क्या बताया गया है? तो इसे बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। किसमें? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो विवरण दिया गया है वो किसमें दिया गया है? वो दिया गया है अनुच्छेद 93 से 95 के बीच में। इसी अनुच्छेद 93 में बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। इनको चुनता कौन है? तो लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? इनको चुनते हैं। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। एक पद और याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है? जो लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाता है। संविधान में उसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहले बात आपको जानना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है? ध्यान सुनिएगा बेटा, मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति अगर आपसे पूछे, ध्यान सुनिएगा, मुद्रास्फीति क्या होता है? जब समस्त वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि हो। जब समस्त वस्तु एवं सेवा की कीमत में क्या हो? वृद्धि हो। जब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ेगी तो मतलब मुद्रा का मूल्य घटेगा। यानी जब मुद्रा की क्रय क्षमता क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी जब मुद्रा की कीमत में
गिरावट हो, क्या हो, गिरावट हो, या यही शब्द कहें जब मुद्रा की कार्य क्रय, जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो, जब मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो, कम हो, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। कुल मिलाकर जब देश में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती जाएंगी तो मुद्रा की कीमत घटता जाएगा, और जब मुद्रा की कीमत घटता जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या दिखाई देगा आपको, तो ऐसी स्थिति में दिखाई देगा कि मुद्रा की कीमत क्या होगी, बढ़ गई। ये मुद्रा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ेगी कब, जब मांग क्या हो जाए, ज्यादा। तो मांग क्या हो जाएगा, जब ज्यादा, तो जब मांग ज्यादा हो जाएगी तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और मांग ज्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि तरलता क्या हो गई है, ज्यादा। तरलता क्या हो गया है, ज्यादा। अगर डिमांड ज्यादा है मतलब तरलता ज्यादा, तरलता ज्यादा का मतलब क्या है, मतलब लोगों के पास पैसे क्या हो गई है, ज्यादा। तो अब आरबीआई क्या करेगी, तरलता कम करेगी। तो तरलता जब कम करेगी तो आरबीआई तरलता क्या करेगी, कम करेगी। तो जब आरबीआई तरलता को घटाएगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, यहाँ देखिए करों में क्या करेगी, वृद्धि। तो तरलता घटाने के लिए करों में क्या करना पड़ेगा, करों में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। करों में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। यानी ब्याज दर अगर बढ़ा तो तरलता घटी, और अगर तरलता घटी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित। अब बाजार में मंदी है तो ब्याज दर क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और अगर ब्याज दर घटाया गया तो अस्फीति क्या होगी, नियंत्रित। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि किया जाता है, और अस्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में कमी किया जाता है। सही उत्तर क्या है, वृद्धि। चलिए आगे, हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय ने किससे पराजित किया था, ये बच्चे कई बार बता चुका हूं, पुलकेशन द्वितीय। ये सवाल रिपीटेड था, इससे पहले वाले एग्जाम में आ चुका था है। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने इसको पराजित किया है, ये सवाल रिपीटेड है। टाइपिस्ट वालों ने थोड़ा गलती किया होगा। जैव मात्रा का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा बनता है, जैव मात्रा का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा बनता है, यह आपको बताना है। जब तालाब में, वन में, घास में, मैंग्रोव में, जैव मात्रा का पिरामिड किस मात्रा में, जैव मात्रा का पिरामिड किस में उल्टा बनेगा, तालाब में। जैव मात्रा का पिरामिड आपको बताना है, जैव मात्रा। देखिएगा, जैव मात्रा यानी आपको बताना है जीवों की मात्रा, यानी जनसंख्या पिरामिड आपको बताना है जैव मात्रा में। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जैव मात्रा देखिएगा, तालाब, घास और मैंग्रोव वन, ध्यान सुनिएगा कैसे होगा। देखिए, अब आप एक पेड़ लीजिए, तो पेड़ में उत्पादक नीचे होगा, उत्पादक क्या होगा, नीचे होगा। उत्पादक अगर नीचे है, अब इसके ऊपर क्या होता जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें जीवों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। इसमें जीवों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। तो ये तो कैसे बनेगा, उत्पादक हमेशा नीचे रहेगा, तो ये कैसे बनेगा, इधर ध्यान सुनिएगा, ये कैसे बनेगा, नीचे क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, नीचे क्या होगा, उल्टा बनेगा। अब ये देखो कैसे बनेगा, जैव मात्रा, जीवों की संख्या आपको बतानी है, तो ये कैसे होगा, देखिए नीचे हो गया क्या, पेड़। अब इस पर निर्भर जीवों की संख्या ज्यादा, फिर इन पर निर्भर जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये कहाँ बनेगा, वन में। कहाँ पर, वन में। अब अगर आपसे पूछे पिरामिड, अगर आपसे पूछे पिरामिड कितने प्रकार से होते हैं, तो पिरामिड 3 प्रकार से होते हैं। याद रखना बेटा, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनसंख्या पिरामिड, एक क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड, एक होता है वही जो लिखा हुआ है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड ये बेटा उल्टा और सीधा दोनों बनता है, याद रखना, उल्टा और सीधा ये दोनों बनेगा। एक होता है जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ये जैव भार पिरामिड ये भी क्या बनता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। और एक होता है ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड।
अब ऊर्जा पिरामिड कैसे होगा? तो ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या बनेगा? सदैव, ये ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड क्या बनता है? सदैव सीधा बनता है। याद रखना, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा, क्योंकि ऊर्जा हमेशा लैंडमार्क के 10% नियम के आधार पर प्रवाहित होती है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी कैसे होगा? जो उत्पादक से जितना दूर जाएगा उतनी एनर्जी की क्या होगी? क्षरण होगी। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या बनेगा? सीधा पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड और जो भार पिरामिड ये क्या बनेगा? उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। आगे, जब इल्ली नामक जीव, जब इल्ली नामक अपने जीवन नामक जीव होना चाहिए था, अपने जीवन के चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है, तो यह खुद को संभालने के पहले एक जाल बुनती है। एक जाल बुनती है, उसे क्या कहा जाता है? इस जाल को कहा जाता है प्यूपा, यूपा, पायूपा, पायूपा। इसी पायूपा से क्या निकलती है? तितली। क्या निकलती है? तितली। ये काम कौन करती है? तितली करती है। एक जाल बनती है और खुद को संभालने के लिए, तब उस समय उसके पंख कमजोर होते हैं, खुद को संभालने के लिए जाल बुनती है। उस जाल को पायूपा कहा जाता है और इसी पायूपा से क्या बाहर आती है? तितली बाहर आती है। अगला सवाल कह रहा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती है, ऐसा क्यों होता है? कह रहा 2 पतली कमीज अधिक मोटी हो जाती है अतः ऊष्मा संचारण रोक देती है। 2 मोटी कमीज, 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। यही ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रेट ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? पहली बात जान लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस किन्हें कहते हैं? सुन लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस किन्हें कहते हैं? ऐसी गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें में से कैसी होंगी? भारी। कैसी होंगी? भारी। सुनिएगा क्या होता है, ग्रीन हाउस वो गैस जो सौर विकिरण करती हैं, शब्द पर ध्यान देना, जो सौर विकिरण करती हैं किंतु उतनी मात्रा में सौर पृथक्करण नहीं करती हैं। सौर पृथक्करण नहीं करती है, उतनी मात्रा में सौर पृथक्करण नहीं करती है। यानी जितनी मात्रा में सूर्य की किरणों को आने देती हैं उतनी मात्रा में सूर्य की किरणों को जाने नहीं देती हैं। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। ऐसी गैसों को क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ओजोन। ये गैसें कैसी हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं। तो कह रहा कवक में, जीवाणु में यहाँ कहा था मीथेन। कवक में, जीवाणु में, केचुए में, हरे पौधे में। तो ये सबसे अधिक किस में होता है? जीवाणुओं में। किस में होता है? सबसे अधिक जीवाणु में होता है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन समानता लोकमान्य बीजी तिलक के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब याद रखना, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा जो बहुत जरूरी हैं। जैसे 1916 में इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना। कहाँ पर? होम रूल लीग की स्थापना। इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको, होम रूल लीग सितंबर महीने में किया था किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। और अप्रैल में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बेलगांव में। और शुरुआत कहाँ किससे किया था? पुणे से।
इसी समय इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, फिर से रिपीट कर देता हूं। मराठा, याद रखना, मराठा निकाला था किसमें? अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। और एक पत्रिका निकाली थी क्या? केसरी। और केसरी किसमें निकाला था? मराठी भाषा में। ये किसमें निकाला था? मराठी भाषा में। इन्होंने कहा था 1916 में ही, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए बेटा इन्होंने, याद कर लेना, राष्ट्रवाद को इन्होंने जगाने के लिए क्या काम किया था? 1893 में गणपत उत्सव और 1895 में याद रखिएगा इन्होंने किया था शिवाजी उत्सव। 1895 में शिवाजी उत्सव। और याद रखिएगा जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही, उसी दिन ही बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये कुछ फैक्ट जानकारी है। लाल बाल पाल कैसे नेता थे? ये उग्रवादी नेता थे। कैसे थे ये? उग्रवादी दल के क्या थे? नेता थे। लाल बाल पाल के समूह में ये जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक जी। आगे, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन। इस पर परमाणु बम होता है, इस पर परमाणु बम बना होता है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। नाभिकीय संलयन, पेट्रोगैस, रासायनिक अपक्रिया, तो वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 हल्के नाभिक, जब 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा की क्रिया को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं इसे? नाभिकीय संलयन। जब भी दुनिया में हाइड्रोजन बम बनेगा तो नाभिकीय संलयन पर ही बनेगा। सूर्य की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। बचपन से ही पढ़ा होगा, आसान सवाल था। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कर पेश किया गया था? कह रहा है प्रतिभूत लेन देन कर, केंद्रीय कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क। याद रख लेना बेटा, ये जो जीएसटी है इसी का नाम क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है इसी का बेटा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसी का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान सुनिएगा, 17 जुलाई कब? याद कर लेना, कब? 17 जुलाई सन 2017 को इसको क्या किया गया? लागू किया गया जीएसटी को। एक कंप्रहेंसिव कर है। कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ है। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 279 में है। अनुच्छेद 279 में। जीएसटी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के जीएसटी लगता है बेटा, याद कर लेना। 3 प्रकार के जीएसटी कौन कौन? एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। ये 3 प्रकार के जीएसटी क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। ये उत्पादन कर, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। प्रतिभूत लेन देन कर, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। इन सबको मिलाकर अब एक ही कर बना दिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से कौन अपने यति और तुगल नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? ये है बेटा कौन? गिरीश कर्नाड। कौन है बेटा? ये गिरीश कर्नाड। ये जो गिरीश कर्नाड जी का जन्म है ये 19 मई 1938 को हुआ है। कहाँ पर? मेथारन कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मेथारन, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब है गिरीश कर्नाड। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने त्योहार मनाते हैं कि पूजा करके। पोला बताना है आपको कौन से जानवर की पूजा करते हैं? बैल, खेत के औजार या पूर्वजों की? तो किसकी? बैल की। और ये किसकी पूजा है? गोवर्धन पूजा की क्या है? ये प्रतीक है। तो किसकी पूजा करते हैं किसान? बैल की पूजा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना, वर्ष 1934 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1935 में।
थोड़ा सा इसकी डिटेल आप जान लीजिए। इसके अलावा भी बेटा कुछ पूछ सकता है। अगर कहे आपसे सर्वप्रथम मांग किसने किया था, सर्वप्रथम मांग तो यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन आयोग 1926 में इन्होंने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीय बैंक की मांग की थी। इसके बाद क्या हुआ था, 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने भी एक केंद्रीय बैंक की क्या किया था, मांग किया था। फिर इसके बाद क्या काम किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 क्या किया गया, पारित किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। फिर क्या काम किया गया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। याद रखना बच्चा, आरबीआई की क्या हुआ, स्थापना हुआ। 1935 से 1937 तक ये आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ पर था, कोलकाता में था। कहाँ पर था ये, कोलकाता में। और आरबीआई कैसी बैंक थी, एक निजी बैंक थी। कैसी बैंक थी, निजी बैंक थी। 1937 के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर गया, तो 1937 के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ गया, मुंबई गया। कहाँ पर गया, मुंबई गया। और ध्यान से गया, आरबीआई विनिमय अधिनियम 1949 लाया गया और इसी के तहत आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के रूप में क्या हुई, स्थापित हुई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से कि शतरंज से, तो संतोष ट्रॉफी ये क्या है, फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत का फुटबॉल से संबंधित सबसे पुरानी ट्रॉफी है। याद रखना, ये सबसे पुरानी ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ये शुरू किया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के पास अभी फुटबॉल की टीम है नहीं। कह रहा AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मई 2024 को किस देश को चुना गया है, तो इसकी जो मेजबानी होगी, अब ये करंट का सवाल है, ये किसे चुना गया है, ऑस्ट्रेलिया को चुना गया। किसे चुना गया है, ये ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। ये रहे आज के सेशन के 20 सवाल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।